नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी श्रृंखला की यह हमारी 21वीं क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 21वीं क्लास है, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया होने वाली टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, खुशी खुशी हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के विकास का क्रम है। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो डी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, नहीं दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। अब बी देखते हैं क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सी देखते हैं, पैरों से सिर की ओर होता है, तो ये तो सिर से पैरों की ओर तो होता है दोस्तों, पैरों से सिर की ओर होता है, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। कथन क्या है? कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। आर तर्क देखते हैं दोस्तों क्या है। आर तर्क है दोस्तों, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प चुनें। दोस्तों, ए भी सही है हमारा। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आर तर्क देखते हैं, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प चुनें, आर भी सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और उत्तर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुख और साम्य धारण, संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका प्रश्न नंबर 3 शीर्षगामी, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। साम्य धारण, ये भी गलत हो जाएगा। संरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा समीप, दूरा
विमुख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। कथन है दोस्तों ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ केवल शब्द आ गया। आर तर्क देखते हैं दोस्तों क्या है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनें। तो बच्चों का सामाजिकरण एक सरल नहीं है दोस्तों, और ना ही रैखिक है। तो आर भी गलत हो गया दोस्तों। तो इस आर भी गलत हो गया। ए और आर दोनों ही गलत हैं दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन ए, देखते हैं ए में क्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, एक ही गलत हो गया दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, एक ही ये भी गलत हो गया दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों ही गलत हैं दोस्तों। ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। सब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए संवेदी चालक, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक। डी अमूर्त संक्रियात्मक तो गलत हो जाएगा दोस्तों, और सी मूर्त संक्रियात्मक ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, और सेंसरी मोटर संवेदी चालक ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बचा दोस्तों। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। जटिल पुनः गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 का एक ही ऑप्शन बचा प्रश्न नंबर 6 का एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मूर्त संसाधनों
व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? देखते हैं क्या है। सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, पाड़ का ये तो होगा नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और सवालों के जवाब बताना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने सवालों के जवाब बता ही दिए तो पाड़ यानी कि हेल्प की तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो समस्या का समाधान हो ही गया। लेकिन हमारे लिए संकेत एवं इशारे देना है, हमें संकेत एवं इशारे देना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेत एवं इशारे। संकेत एवं इशारे। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं दोस्तों क्या है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय, सक्रिय रूप से दोस्तों। तो हमारा सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। सामाजिक कानून के खिलाफ हो। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब देखते हैं दोस्तों क्या है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा इस प्रश्न का। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये पुनः गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है। नहीं दोस्तों, सरल प्रक्रिया तो है नहीं। एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। क्यों दोस्तों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों अनुदेशन या अनुदेश द्वारा हो सकता है दोस्तों ये। तो सी भी गलत हो गया। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो सही वो जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहते हैं देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात कही है इन्होंने दोस्तों। अब तो इनकी 7 से भी ज़्यादा प्रकार की बुद्धियाँ दे दी हैं दोस्तों, लेकिन एज पर एनसीईआरटी 7 प्रकार ही मानती है। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी डी और देख लेते हैं। उपलब्ध बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा ही घटिया ऑप्शन है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन सही बचा प्रश्न नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, मातृभाषा, घर की भाषा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोबारा देखते हैं प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी, ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृत, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा, घर की भाषा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। तब ए और बी में से चुन लीजिएगा दोस्तों। क्या हुआ? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हुआ सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 14 किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मानकीकृत व एक समान नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, नहीं दोस्तों पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित फिर गलत हो जाएगा। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, पूरी तरह इसमें भी आ गया इसीलिए, और यहाँ एक समान आ गया दोस्तों, एक समान आ गया तो ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर डी बचता है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, संलग्न व संदर्भित। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा
प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं दोस्तों, हमें मीनिंग मेकिंग करानी है बच्चे से, ना कि रटवाना है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों 15 का। बी देखते हैं, पुनरुत्पादन व पुनः याद आ गया दोस्तों। रखने की क्षमता को नापना, ये भी गलत हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, ये सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी और देख लेते हैं क्या है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बचा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशन का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ए, ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। क्या है दोस्तों, निरपेक्ष होकर अपनाना। ऑप्शन नंबर बी है, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना नहीं दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं करना है, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है। भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर नहीं दोस्तों, हमें समान अवसर देना है। कैसे देना है दोस्तों, समान अवसर, इसीलिए ये भी गलत हो गया। डी सी बी दोनों गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। दोस्तों किसी भी जाति समूह धर्म से बच्चा है हमारे लिए उससे कोई मतलब नहीं, हमें सभी बच्चे एक बराबर हैं। तो पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए दोस्तों, किससे बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 का देखते हैं दोस्तों। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करे। हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करे, ये तो सही है दोस्तों। हमें क्या है, बचना, क्या है दोस्तों, बचना चाहिए, यानी कि नहीं, यानी कि हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है दोस्तों, तो ये तो सही है, इसीलिए गलत हो गया, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। यही गलत है दोस्तों, यही गलत है। सी देखते हैं, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी गलत है दोस्तों, 17 का बी गलत है, इसीलिए सही है। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, डिसलेक्सिया
मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? क्या है दोस्तों? पढ़ना, गायन, सोच, चलना। चलना तो दोस्तों ये मोटर से संबंधित मोटर डिसेबिलिटी है दोस्तों। ये सोच ऐसी कुछ कहानी है ऑप्शन। गायन ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, पढ़ना। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का 18 का ऑप्शन नंबर ए पढ़ना। रीडिंग डिसऑर्डर है दोस्तों। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए पढ़ना सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। क्या है? प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? ऑप्शन दोबारा देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। नहीं दोस्तों, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें शायद। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधान। केवल शब्द जो है दोस्तों फिर पुनः गलत आ गया, इसीलिए ये तो हमारा गलत हो गया। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 20। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। क्यों दोस्तों? अपने स्तर से एक स्तर आगे का प्रश्न प्रतिभावाली विद्यार्थी हल करेगा, तो नीचे का तो करेगा नहीं दोस्तों, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। नहीं दोस्तों, ये तो चैलेंजिंग टास्क चुनाएंगे दोस्तों, तो इसीलिए सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं क्या है दोस्तों, में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। नहीं दोस्तों, अवरुद्ध ये भी नहीं। तो अब ए और बी में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। ए और बी में देख लेते हैं। अनदेखा भी नहीं होगा, एक ही जवाब होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रोत्साहित। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण
में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है दोस्तों, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, यही गलत है दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारे सभी लागू होते हैं दोस्तों, ये सभी सही हैं इसीलिए गलत हैं दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ है बचना, क्या है दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए भी तो गलत हो गया। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, नहीं दोस्तों प्रासंगिक होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया, क्योंकि सरल से अमूर्त की ओर बढ़ता हो ये तो सही होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, नहीं दोस्तों हमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है दोस्तों, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना चाहिए, सही लग रहा है दोस्तों, तब भी सी डी और देख लेते हैं। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया दोस्तों। डी देखते हैं क्या है, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है दोस्तों, नहीं हमें सामाजिक संदर्भ से संबंधित उदाहरण देने हैं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 25 है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए दोस्तों अध्यापक के लिए। ऑप्शन देखते हैं, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। और हमसे पूछा है बचना मतलब नहीं पूछा है दोस्तों, तो ये तो सही है इसीलिए गलत हो गया। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल को, यही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही लग रहा है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर सी सही है दोस्तों।
उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सही है, ये सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। ए सही है, बी सही है और डी सही है, इसीलिए ए बी और डी गलत है, सी गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल को। नहीं दोस्तों, पहले सही सही क्या होगा इसका दोस्तों, सरल से जटिल की ओर जाना है, तो इसीलिए हमारा प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। निलंबित नकल, आत्मकेंद्रियता, अधिसंज्ञान, अति औचित्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, निलंबित नकल, ये तो है नहीं दोस्तों। आत्मकेंद्रित, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं है। अति औचित्य, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 26 का है ऑप्शन नंबर सी, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान हो गया दोस्तों इसका। मेटा कॉग्निशन दोस्तों, इसका सही उत्तर हो गया मेटा कॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, अधिसंज्ञान, सही उत्तर हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये भी गलत हो जाएगा। स्मृति सहायक विधि, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का एक ही जवाब है दोस्तों, कलन विधि। कलन विधि दोस्तों क्या है, कलन विधि, यहाँ हो जाएगा दोस्तों कलन विधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, कलन विधि। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी और देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। तो प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। क्या है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए, जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। नहीं दोस्तों, ये तो गर्व की तो बन नहीं सकती। जब सफलता का
कारण स्वयं को माना जाता है। सही लग रहा है दोस्तों। डी देख लेते हैं दोस्तों। जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, ये भी गलत, और डी भी गलत हो गया। तो एक ही बचा सी, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। सही लग रहा है दोस्तों, सही लग रहा है दोस्तों। तब भी बी सी डी और देखते हैं। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, नहीं दोस्तों, ये तो बाह्य प्रेरणा हो गई दोस्तों। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। पुनः दोस्तों प्रथम स्थान आ गई बात, प्रथम स्थान आ गई, तो ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। और हमसे पूछा है आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों। क्या पूछा है? आंतरिक अभिप्रेरणा, तो इसीलिए सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, नहीं दोस्तों, ये भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहा दोस्तों, क्योंकि बी सी डी गलत हो गए। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने आए चेक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसी के साथ अंत में आपसे कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।